चलो आज हम लोग सर्किट एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर्किट एनालिसिस में सबसे पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहले सीरीज में तीन कैपेसिटर्स है, डिफरेंट वैल्यूज C1 C2 C3 और इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 V2 V3। तो जब भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप में स्टेप 1 इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, जो कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो CS का ये वैल्यू आ गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग चार्ज निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो ये कैपेसिटेंस हो गया और इंटू पोटेंशियल हो गया। अब सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है तो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो थर्ड स्टेप में हम लोग V1 निकालेंगे इसके क्रॉस। तो C1 डिवाइडेड Q, चार्ज कांस्टेंट है, Q बाई C1। तो यहां पर Q का जो वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ गया हमारा V1। इसी तरह से नेक्स्ट V2 निकाल लेंगे, एक क्रॉस कैपेसिटर C2। फिर हम लोग V3 फाइंड कर लेंगे, क्रॉस कैपेसिटर C3, और चेक कर लेंगे कि जो नेट पोटेंशियल है वो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है या नहीं। तो ये हमारा चेक होना है। तो जब भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इतने स्टेप्स, पहला स्टेप इफेक्टिव कैपेसिटेंस, दूसरा नेट चार्ज, तीसरा पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो V1 V2 V3, और वेरीफाई कर लेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है या नहीं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी तीन कैपेसिटर डिफरेंट वैल्यूज के हैं, और पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया Q1 प्लस Q1 Q2 Q3। तो पहला स्टेप वैसे ही इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लेंगे पैरेलल में, C1 प्लस C2 प्लस C3। सेकेंड स्टेप में जाएंगे, नेट चार्ज निकाल लेंगे, तो C इंटू V का फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड स्टेप में इंडिविजुअली चार्ज Q1 का फ्लो C1 से हो रहा है, तो Q1 निकाल लिया, फिर Q2 निकाल लेंगे, Q3 निकाल लेंगे, और फिर फोर्थ स्टेप में ये वेरीफाई कर लेंगे कि टोटल चार्ज का जो फ्लो है वो तीनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल है या नहीं। वहां पे पोटेंशियल का वेरिफिकेशन होगा और यहां पर चार्ज का वेरिफिकेशन होगा। ठीक। अब नेक्स्ट सेगमेंट में जैसे दो कैपेसिटर पैरेलल में और विदाउट फाइंडिंग द पोटेंशियल हम चार्ज के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है। अब यहां पर हमको सिंपली नेट चार्ज दे रखा है और इसके क्रॉस चार्ज निकालना है या इसके क्रॉस चार्ज निकालना है। तो Q1 और Q2 फाइंड करना है। तो बेस्ट मेथड क्या है, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, तो क्या आ जाएगा Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C2। इस फॉर्मूला से हम मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल, फिर से देख लो यहां पर पोटेंशियल रिमेन सेम, तो इसका जो V1 है वो क्या है Q1 बाई C1। तो V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1, और इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा V2 इज इक्वल टू Q2 बाई C2। तो हमने कहा कि दोनों का पोटेंशियल सेम, तो Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C2 हो गया। अब नेट चार्ज का वैल्यू हमको दे रखा है, तो हम लोग इसको Q1 बाई Q2 लिख देंगे। Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 लिख देंगे, और दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो जब दोनों 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C2। और इससे हम लोग Q2 का वैल्यू निकालेंगे, ये नेट चार्ज है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो ये नेट चार्ज आ गया Q बाई Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई C2। इट मीन्स Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा C2 इंटू Q डिवाइड बाई C1 प्लस C2।
इसी तरह से इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमको नेट चार्ज Q पता है और इसके अलोंग Q2 निकालना है तो C2 इंटू नेट चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस। इसी तरह से Q1 हमको फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, C1 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इस चीज को दिमाग में आपको रखना है। ठीक, यही रिजल्ट हमने फाइंड करके भी आपके नोट्स में दे रखा है, ये देख लो। Q1 फाइंड करना है तो C1 इंटू क्यू डिवाइड बाई C1 प्लस C2। Q2 फाइंड करना है तो Q C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास दो स्टेप्स आ गए। अब प्रॉब्लम हम कैसे बनाते हैं, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दे रखा है ये। अब हमको कहता है कि सबके क्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहला स्टेप क्या सिखाया, सबसे पहला स्टेप सिखाया कि नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो अब आप लोग देख लीजिए कैसे, कितना नेट कैपेसिटेंस हुआ। स्टेप वन बोलो, जल्दी से बता दो। सिंपल इसका यूज करने का तरीका है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया, डिवाइड बाई ये 2, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन 6 और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन, कितने आ गए 6 डिवाइडेड बाई 11। इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया। नेट चार्ज निकाल लो, क्या आ गया 6/11 इंटू पोटेंशियल 6, 36/11 वोल्ट हो गया। सॉरी माइक्रोकूलम हो गया। अब क्या निकालना, V1। तो चार्ज का फ्लो सेम, तो Q/C1। तो 36/11 डिवाइडेड बाई C1 मीन्स 1, क्या आ गया आंसर 36/11 वोल्ट। चलो V2 बताओ कैसे आएगा, Q/C2। जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा सिस्टम हैंग कर गया, रीस्टार्ट करेंगे। थोड़ा रीस्टार्ट होने में टाइम लग रहा है। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाए, फिर से उसको रिपीट कर दे। तो यहां पर इंडिविजुअली हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस के लिए क्या बताया, रिपीट कर रहे हैं, ऐसे ही ऑलरेडी हमने बताया भी था, फिर भी सी इफेक्टिव। तो हमने कहा कि तीनों को मल्टीप्लाई करो 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2, फिर ये 6 और फिर ये 3। तो 6/11 माइक्रो फराड आ गया। अब उसके बाद नेट चार्ज निकाल लेंगे, सी इफेक्टिव इंटू पोटेंशियल, 6/11 इंटू पोटेंशियल 6 हो गया, 36/11 माइक्रोकूलम आ गया। अब हमको V1 चाहिए, तो V1 इज इक्वल टू Q/C1। तो Q 36/11 बाई 1, 36/11 वोल्ट हो गया। तो ये पहला हम लोगों को V1 मिल गया। इसी तरह से आ जाओ V2। तो V2 इज इक्वल टू Q/C2 हो गया। तो Q का वैल्यू 36/11 है और यहां पर 2 से डिवाइड हो गया,
तो ये 18/11 वोल्ट हो गया। ये भी हमारा आंसर आ गया। V3 इज इक्वल टू Q/C3। तो Q हमारे पास 36/11 है और कैपेसिटेंस यहां पर 3 है, तो ये 12/11 वोल्ट हो गया। तो थर्ड वाला पार्ट भी आ गया। इसी तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है और सबका सम करके देखो 6 वोल्ट के बराबर होगा। 11 LCM आ गया और ऊपर कितने आ गए? 66। समझ में आ गया? क्लियर? चलो, तो ये सीरीज वाला एक एग्जांपल दिया। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Q1, Q2, Q3 फाइंड करने के लिए। ठीक, तो आंसर ये है। अब चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कहा? इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितने आ गए? तीनों को ऐड कर दो। कितने आ गए? 6 माइक्रोफराड। फिर हम लोग नेट चार्ज निकाल लेंगे। तो नेट चार्ज C इंटू V, तो C6 और पोटेंशियल 6 है, तो कितने आ गए? 36 माइक्रोकुलम। अब आ जाओ Q1। Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, पोटेंशियल सेम होता है, तो 1 इंटू 6 माइक्रोकुलम मीन 6 माइक्रोकुलम। आ गया आंसर। Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। C2 हमारे पास कितने? 2 इंटू पोटेंशियल 6 है, तो कितने आ गए? 12 माइक्रोकुलम। ये भी आंसर आ गया हमारा। Q3 निकालो। C3 इंटू V, तो यहां पर कितने आ गए? 3 इंटू 6 माइक्रोकुलम। इट मीन्स कितने आ गए? 18 माइक्रोकुलम। अब ये तीनों का सम करो। क्या 36 है? इसका मतलब हमने सही बनाया। आंसर भी वेरीफाई हो जाता है। ये सब क्वेश्चन सर्किट एनालिसिस में आंसर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर कहता है कि ये ऐसे अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट में यहां का पोटेंशियल 1200 वोल्ट दे रखा है और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड का मतलब हो गया कि इसका पोटेंशियल 0। तो हम लोग पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 6 माइक्रोफराड। तो 3 माइक्रोफराड और 6 माइक्रोफराड कनेक्ट कर दिया। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 मान लिया, इसके क्रॉस V2, और यहां पर 1200 वोल्ट है और यहां पर 0 वोल्ट है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे आप? टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1200 दे रखा है, तो Q इज इक्वल टू C इफेक्टिव। C इफेक्टिव कितने आ गए? 18/9, 2 माइक्रोफराड इफेक्टिव, 2 माइक्रोफराड। तो चार्ज कितना हो गया? Q बराबर C इंटू V, तो C2 इंटू V कितना? 1200। कितने आ गए? 2400। तो V1 बराबर क्या होगा? Q/C1। तो Q कितना है? 2400/3। कितने आ गए? 800। यहां का 800 पोटेंशियल, तो यहां कितना बचेगा? 400। 1200। अब यहां पर क्या पोटेंशियल निकालना है इसका? तो यहां का पोटेंशियल 1200 और यहां का पोटेंशियल 0, और यहां 0 है और ये हमको 400 मिल चुका है। तो Vp माइनस Vb इज इक्वल टू 400। तो B का पोटेंशियल 0, तो Vp इज इक्वल टू 400। क्लियर? एकदम सिंपल है, कहीं कोई स्टेप नहीं। आ गया समझ में? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सी और डी का पोटेंशियल निकालने के लिए। तो सी और डी का पोटेंशियल कहता है इतना आएगा। क्या करेंगे? स्टेप बताओ। सबसे पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ऊपर वाला कितने आ गए? 32/12, 8/3। तो ऊपर वाले सर्किट में 8/3 माइक्रोफाराड, नीचे वाले सर्किट में बताओ कितना? 2 माइक्रोफाराड। इफेक्टिव बताओ कितना आ गया? इफेक्टिव हो गया दोनों का एडिशन, 8/3 प्लस 2, 14/3 माइक्रोफाराड। अब चार्ज निकाल लो। तो C इंटू V,
V कितना है 50, तो 700/3 माइक्रोकूलम मिल गया चार्ज। और क्या सिखाया था, यदि चार्ज Q मिल गया, ये कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, और इधर हमको Q1 चाहिए, इधर Q2 चाहिए, तो कैसे निकालोगे Q1? बोलो। Q1 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू नेट चार्ज। C1 कितना ऊपर 8/3, और दोनों को जोड़ के कितना आया इफेक्टिव कैपेसिटेंस 14/3, इंटू नेट चार्ज कितना है 700/3। कितने आगे सॉल्व करके जल्दी से बता दो। 8/14 इंटू 700/3 होगा, वैसे ही लिखा है। कितना आ गया 400 कंफर्म 400/3, तो 400/3 माइक्रोकूलम। चलो Q2 बताओ कितना आ गया, C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू नेट चार्ज। क्या डाउट है? चलो अब C2 कितना वैल्यू, C2 2 है, डिवाइड बाई 14/3 इंटू 700/3, बताओ कितने आ गए 100, तो 100 माइक्रोकूलम आ गया। अब हमको किसका पोटेंशियल निकालना, C और D का, तो VC और VV ले लेंगे, क्योंकि B का पोटेंशियल 0 लेते हैं। तो क्या आ जाएगा VC माइनस VB, ठीक, इज इक्वल टू चार्ज का फ्लो कौन सा है Q1 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस। Q1 कितना है 400/3 डिवाइडेड बाई 8, कितने हो गए 50/3 आया माइक्रोवोल्ट, ठीक। अब B का पोटेंशियल कितना है 0, तो VC कितना आ गया 50/3 मिल गया। अब आ जाओ VD माइनस VB, क्या आ गया Q2/C। Q2 कितना आया 100, देख लो ऊपर, 80 का वैल्यू कितना है 6, कितने आ गए 50/3 माइक्रोवोल्ट। ये भी आंसर वही है, आ गया समझ में? नहीं नहीं, वह भी कर सकते हो। और दूसरा मेथड डायरेक्टली बताया था, Q2 निकालने का तरीका बताया था, C2 डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस इनटू नेट चार्ज, अभी जस्ट बताया। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये एक आपका होमवर्क है, आप इसको इजीली बना सकते हो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका सर्किट डायग्राम बहुत इजी, हम थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले 300 वोल्ट आप बना लो, 300 वोल्ट सर्किट डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे 100 पिको फराड का कैपेसिटर, तो 100 पिको फराड, यहां से 100 पिको फराड। अब 100 पिको फराड के दो पार्ट चले गए, ऊपर वाले पार्ट में 100 पिको फराड, और ये आपका 200 और 200 ऐसे आ गया, ये सर्किट हो गया। ये आपके 100 पिको फराड, इसके दो पार्ट, तो ऊपर वाला 100 पिको फराड, और ये आ गया 200 पिको फराड, और ये 200 पिको फराड। देखो सर्किट भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लोगे, ये 100 100 पैरेलल में, 200 200 और 100 सीरीज में, कितना आ गया 200/3 पिको फराड। नेट चार्ज निकाल लिया, क्लियर, C इंटू V। फिर नेट चार्ज जब मिल गया आपको, तो वो चार्ज इसमें फ्लो होगा, और फिर यहां से डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उससे आप चार्ज भी निकाल सकते हो।
अब पोटेंशियल की बात है, तो पोटेंशियल इसका 100 पिको फराड, इसका 100 पिको फराड, तो 200, तो 100 और 200 1:2 के रेशियो में डिवाइड हुआ, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, चार्ज सीरीज में सेम, तो C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। ध्यान से चलो सॉल्व भी कर देते हैं थोड़ा सा पार्ट। ये कितना आ गया, अरे 200 200 100 100 200 हो गया। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। ठीक, अब क्या है, C1 V1, तो 100 V1 इज इक्वल टू 200 V2 लिख सकते हो, तो V1 बाई V2 कितना आ गया, 2:1, तो V1 बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ V2। इसका मतलब यहां पर कितने आ गए पोटेंशियल, 100, तो ये कितना आ जाएगा, 200, पोटेंशियल भी मिल गया। आ गया समझ में, 200 200 क्या आ गया सीरीज में, 100 100 100 पैरेलल में क्या आ गए, 200। आ गया समझ में, क्लियर। चलो तो ये पार्ट भी हो गया, वैल्यू भी दे रखा है, सिंप्लीफाई करोगे। अब ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम, जो कैपेसिटर देखो सिंपल है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया प्लेट सेपरेशन। व्हाट इज कैपेसिटर, इसके यूजेस क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा रखा है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हमने ऐसे ही लास्ट, चूंकि चैप्टर खत्म हो रहा है इसलिए इसको, अब यहां पर जैसे क्वेश्चन दे दिया, दो कैपेसिटर हैं C1 C2। ठीक, अब क्वेश्चन में कहता है यहां पर, जस्ट ए मिनट, ए और बी दो, यहां पर कहता है वेरिएशन ऑफ चार्ज विथ पोटेंशियल दे रखा, दो कैपेसिटर C1 C2, प्लेट सेपरेशन से प्लेट एरिया C2 का डबल है, विच ऑफ द लाइंस इज ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू C1 एंड C2 एंड वाई। बोलो क्या होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक, सेम सेपरेशन प्लेट, प्लेट का सेपरेशन सेम है, प्लेट एरिया C2 का कहता है डबल दैट ऑफ C1, तो C1 यदि हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, तो C2 का वैल्यू क्या आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इट मीन C2 ग्रेटर देन C1, तो C इज इक्वल टू क्या होता, Q बाई V, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, स्लोप किसका ज्यादा, ए का, इसलिए C2 ग्रेटर देन C1, ए कॉरस्पॉन्ड्स टू C2 और B कॉरस्पॉन्ड्स टू C1। आ गया समझ में, क्लियर, 100%। चलिए अब आ जाए, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये हमारा प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है। जैसे ही हम लोग, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसका डायरेक्शन ये हो गया E0। अब इसके अंदर स्लैब डाल दिया, तो स्लैब का थिकनेस T है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हो विद इन द फील्ड, ये डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होगा और उसका डायरेक्शन कैसे होगा, यहां पर नेगेटिव प्लेट और यहां पर पॉजिटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होगा, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, तो नेट फील्ड कितना बचा, E इज इक्वल टू E0 माइनस EP।
इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ई नॉट क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, जो कि डाइलेक्ट्रिक्स के अलावा है। वो सेपरेशन कितना बचा डाइलेक्ट्रिक के अलावा? डी माइनस टी बचेगा। थिकनेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए फील्ड क्या बचा? टी माइनस टी। रिमेनिंग पार्ट के लिए फील्ड का वैल्यू क्या होगा? ई नॉट। ठीक, तो पोटेंशियल का यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन, एक पोटेंशियल हम लोगों ने किसके लिए लिखा? फ्री स्पेस के लिए, और एक पोटेंशियल किसके लिए लिखा? थिकनेस के लिए। तो V1 प्लस V2, V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? E इंटू सेपरेशन। तो V1 क्या है? जो डाइलेक्ट्रिक के अलावा स्पेस बचा, तो डाइलेक्ट्रिक के अलावा कितना स्पेस है? D माइनस टी, तो E नॉट D माइनस टी, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर E है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या लिखते हैं? E नॉट बाई ई। तो E का वैल्यू क्या हो गया? E नॉट बाई के। E नॉट कॉमन ले लिया, तो D माइनस टी प्लस टी बाई के। E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या पड़ता? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिखते हो? चार्ज अपॉन एरिया। वैल्यू डाल दिया, कैपेसिटेंस का वैल्यू ये आ गया। ठीक, तो यहां पर ये फाइनल कैपेसिटेंस क्या आ गया? क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बोलो क्लियर है? अब इसी में क्वेश्चन आ जाए कि कंडक्टिंग स्लैब डाल दे, तो कंडक्टिंग स्लैब जब डालेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो देखते हैं। ये हमारा ई नॉट, स्लैब डाल दिया, स्लैब का थिकनेस टी है, कंडक्टिंग स्लैब। अब कंडक्टिंग स्लैब के अंदर का फील्ड ई, और ये फील्ड कितना होता है इनसाइड द कंडक्टर? 0। तो V1 प्लस V2, और ये कंडक्टिंग स्लैब, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्या बचा? ये ई नॉट डी माइनस टी। ई नॉट का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया लिख दिया, कैपेसिटेंस आ गया। तो फाइनली एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी। आ गया समझ में? ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर ये कंडीशंस याद रखना है, ये इसलिए हमने एक टेबल बना रखा है। ये कंडीशंस आपको याद रखना है कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो, तो सबसे पहले जैसे कैपेसिटर को चार्ज करते हो, तो कैपेसिटर जैसे ही चार्ज हुआ तो कहता है कि दो कंडीशन दिया रहेगा कि कैपेसिटर को चार्ज करके आपने डाइलेक्ट्रिक डाला। ठीक, बैटरी को रिमूव कर दिया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? बैटरी को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो चार्ज सेम रह जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है, पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, एनर्जी डिवाइड हो जाता है। क्यों? सिंपली। और इसके बाद हमने दो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको समझे। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। अब हम लोग जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, तो मीडियम जैसे ही डालोगे कैपेसिटेंस बिकम्स के सी नॉट, तो इंक्रीज कर गया। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू के होता है। इसका मतलब ई का वैल्यू कितना आ गया? ई नॉट बाई के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के डालने से रिड्यूस कर जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया। इसी तरह से पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है? V नॉट बाई के, पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाएगा। एनर्जी को क्या लिखते हो? एनर्जी का यहां पर एक्सप्रेशन लिख देते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, मान लो यही यूज करते हो। तो मीडियम में कैपेसिटेंस का वैल्यू के सी नॉट, इसका वैल्यू क्या होता है? V नॉट बाई के। क्या बन गया ये?
हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई के। इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गया, इसलिए यू नॉट बाई के लिखा। चेक करो, आ गया समझ में। अब ये वाला पार्ट, जब बैटरी को कनेक्ट करके रखते हो तो इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल, ये याद रखो। इसका मतलब पोटेंशियल रिमेन सेम, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम रहेगा। पहला ये पार्ट। अब चार्ज का वैल्यू Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू V डैश। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, के सी नॉट वी नॉट। इसका मतलब चार्ज इंक्रीज कर गया। और कैपेसिटेंस इन द मीडियम के सी नॉट, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर गया। अब एनर्जी की बात है तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, एनर्जी के लिए U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ, बैटरी रिमेन सेम, तो ये क्या बना है, के सी नॉट। ये क्या बना है, वी नॉट। क्या आ गया, के 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब के यू नॉट, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया, यस नो। अब आ जाओ, इसी पर हमने दो क्वेश्चन आपको बना के, दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स में बोर्ड में आया, इसलिए हमने क्वेश्चन को अलग कर दिया। देखो क्या लिखा है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, कंडीशंस क्या क्या आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से एक मिनट, चार्ज बाई बैटरी विच इज, एक रिमेन्स कनेक्टेड और एक डिस्कनेक्टेड, वो बाई मिस्टेक लिखा गया, ठीक है। उसको आप टैली करा लोगे टेबल से, टेबल हमने पहले ही बना दिया। इसमें कनेक्टेड रह जाएगा और एक में चार्ज, इसमें कनेक्टेड रह जाएगा, डिस्कनेक्टेड नहीं, और इसमें डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहां पर जब कनेक्ट रह जाएगा तो चार्ज रिमेन सेम, इसलिए Q डैश इज इक्वल टू Q। और जब डिस्कनेक्ट होगा तो पोटेंशियल रिमेन सेम आ जाएगा। क्लियर, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे हम लोगों को, इस तरह से डायलेक्ट्रिक स्लैब रहेगा, तो पहले वाले में क्या है देख लो, डायलेक्ट्रिक स्लैब रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और बहुत सारे डायलेक्ट्रिक्स रहेंगे तो D माइनस जितने भी थिकनेस है सबको ऐड कर देंगे, प्लस T1 इसका थिकनेस बाई K1 जो फॉर्मूला है उसी में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और ये वाला क्या, कंडक्टिंग स्लैब का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इससे रिलेटेड हमारा ये प्रॉब्लम है, जैसे ये हमारा दे रखा, अब कहता है इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले आप इसको रीड्रॉ कर लो। जब रीड्रॉ करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाला कैपेसिटेंस एक देगा और ये कैपेसिटेंस ऐसा देगा। तो ये K1 डायलेक्ट्रिक्स के लिए K2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब C1 का वैल्यू बताओ, K1 एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे ही डायलेक्ट्रिक को आप ऐसे रख रहे हो, इसका मतलब ये वाला पूरा प्लेट का एरिया A है और ये आधा पार्ट है, इसका मतलब इसका एरिया A/2 हो जाएगा। तो यहां पर A/2 D और C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D। अब ये दोनों कैपेसिटर क्या चीज है, पैरेलल में है, इसलिए C इफेक्टिव इज इक्वल टू C1 प्लस C2 यूज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, इससे हम लोगों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगा। क्लियर, तो ये रिजल्ट देख लीजिए हमारा, ये आ जाएगा। दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन में ऐसा दे रखा है। अब इसमें क्या है, इसको भी आप इस फॉर्म में ले आओ, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। दोनों कैपेसिटर, ये K1 डायलेक्ट्रिक्स K2 है, ये C1 C2। अब C1 का वैल्यू बताओ क्या आ गया, C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A। एरिया सेम है, सेपरेशन हाफ है। और C2 बताओ क्या आ गया, K2 एप्सिलॉन नॉट A D/2।
दोनों क्या चीज में, सीरीज में। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस C1C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 डाल दोगे, सॉल्व कर लोगे, तो ये रिजल्ट आ गया। थर्ड वाला देख लो कैसा है, अब चेक करो, बताओ जल्दी से, क्विक। इसका कैपेसिटेंस कितना आ गया, ये पहले इस तरह से है, पहले ये सेगमेंट चेक करो, ऊपर वाला K2 मत C2 और ये आपका C3 और फिर ये C1 ऐसे अरेंज्ड है। इसका मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसा बना, ये C2 प्लस C3 और ये C1। इसका मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस C1 C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फॉर्मूला लगेगा। अब C1 का वैल्यू बताओ, C1 आधा एरिया लिया, एरिया सेम है C1 का, सेपरेशन हाफ है, तो यहां पर C1 का वैल्यू, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D बाई 2 और डायलेक्ट्रिक K1। चलो C2 बताओ कितना आ गया, K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधा और सेपरेशन भी आधा। C3 बताओ कितना आ गया, K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 D बाई 2। सॉल्व करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा डायलेक्ट्रिक्स दे रखा, बताओ क्या हो गया, क्विक बताओ। इसका एरिया हाफ, एरिया हाफ और सेपरेशन भी हाफ, इसमें एरिया सेम, सेपरेशन हाफ। K1 की जगह 2K, K2 की जगह पर 4K, तो ये दोनों पहले पैरेलल में और इसके साथ ये सीरीज में, तो ये रिजल्ट आएगा। अब आ जाए, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, अब कैसा, इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, यहां का पोटेंशियल मान लेंगे सपोज प्लस, पॉजिटिव पोटेंशियल मान लें, यहां का पोटेंशियल पॉजिटिव ले लें, तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट, ये पॉजिटिव से कनेक्ट, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर देख लो, एक कैपेसिटर ये दे दिया और दूसरा कैपेसिटर ये दे दिया, तो ये देख लो, ए टर्मिनल पॉजिटिव है और ये बी टर्मिनल नेगेटिव है। तो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव गया, तो एक कैपेसिटर पॉजिटिव से नेगेटिव गया और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गए दूसरा कैपेसिटर। इसका मतलब दोनों कैपेसिटर क्या चीज में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आ गया, पैरेलल में C1 प्लस C2, दोनों का वैल्यू सेम है, तो क्या आ गया 2C, और बीच में क्या है, ओनली एयर, नो डायलेक्ट्रिक, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो फाइनली 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, थर्ड वाला पार्ट देखिए। अब ऐसे प्लेट है, इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, क्या करेंगे, अभी जस्ट मेथड क्या सिखाया, इसके पोटेंशियल को पॉजिटिव ले लें, ये पोटेंशियल नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये क्या आ गया पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब एक कैपेसिटर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा और फिर ये बनाएगा, तीन कैपेसिटर क्या चीज में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो इफेक्टिव क्या आ जाएगा, सेम कैपेसिटर है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 मतलब C प्लस C प्लस C, तो 3C, और बीच में एयर है, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। क्लियर हो गया 100%। तो फाइनली ये सारा पार्ट कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, रिवीजन जल्दी से बताओ। मैग्नेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इधर का सारा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।